इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो पहले तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की, जैसे अपन ने शुरू में कहा कि भाई स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होती है। चार्ज की जब भी अपन बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पर होती है। दूसरी बात जो हम चार्ज के रिगार्डिंग करते हैं वो ये करते हैं कि भाई चार्ज जो है वो एडिटिव होता है नेचर, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मीन क्या होगा, जैसे मैंने कह दिया कि भाई कोई सिस्टम है जिसमें ये चार्ज है प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस सिस्टम का? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। सो यहाँ पर अपने बात करें समेशन Q इज इक्वल टू प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। सो दिस इज द नेट चार्ज इन दिस सिस्टम। इसको हम बोलते हैं एडिटिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। सो स्केलर क्वांटिटी इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर? एल्जेब्रिक सम। स्केलर क्वांटिटीज में होता है एल्जेब्रिक सम, विद साइन हमने इनको ऐड कर दिया सब। सो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज के लिए जो हम बोलते हैं वो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन का मीन ये हो गया कि भाई कोई भी एक सिस्टम है जिसमें बोल दिया कि भाई ये मेरा एक सिस्टम है, इसमें कोई Q चार्ज है, तो ये Q चार्ज ही इसमें हमेशा रहेगा। इसमें ना तो मैं किसी चार्ज को कम कर सकता हूँ और ना ही मैं इसको ज्यादा कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसका जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन किन कंडीशंस में होगा? जब हमारा ये सिस्टम होगा आइसोलेटेड। सो चार्ज कंजर्वेशन क्या हो गया? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीन क्या होगा? आइसोलेटेड का मीन हो गया कि भाई इस पे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं करने चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा सिस्टम हो गया आइसोलेटेड। बाहरी दुनिया से देखो बिल्कुल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इन सब का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सो उन सिचुएशंस में होगा चार्ज कंजर्व। मीन्स किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो Q चार्ज है इसमें हम ना तो कुछ कम कर सकते हैं और ना ही इसमें कुछ इंक्रीज कर सकते हैं। कब? जब ये सिस्टम होगा हमारा आइसोलेटेड। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। लेकिन मैं इस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकता हूं। सो व्हाट इज चार्ज कंजर्वेशन? इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, in any isolated system, total charge is always conserved. It can neither be created or nor be destroyed, but can be transferred from one body to another body. एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया भाई चार्ज कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसका सिंपल सा एग्जांपल, केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस देखते होंगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ चार्ज कंजर्वेशन की। जैसे भी यूरेनियम है 92 यूरेनियम 238, ये ब्रेक हो रहा है अपने कंपोनेंट्स में। इसने कोई एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया और साथ में यहाँ पर रिलीज हो गया थोरियम। जो अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलियम। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2He4 से। तो जब ये अपने पास में कंपोनेंट से ब्रेक हुआ, अल्फा पार्टिकल रिलीज करके, उससे पहले यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 90। ब्रेक होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं अल्फा पार्टिकल के पास एंड 90 इलेक्ट्रॉन्स हैं थोरियम के पास।
टोटल कितने हो गए 92 इलेक्ट्रॉन। सो बिफोर 92 एंड आफ्टर 92 इट मींस देयर इज नो चेंज इन चार्ज। इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कैसा है, कंजर्व है। क्लियर। सो ये प्रोसेस हो गया चार्ज कंजर्वेशन। अभी पीछे मैंने आपको बताया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में भी हमने क्या कहा था कि भाई टू बॉडीज को अगर हम रब करते हैं तो रब करने पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। लेकिन उस सिचुएशन में भी ट्रांसफर तो हुआ लेकिन चार्ज कंजर्व है, चार्ज कंजर्व है। लेट अस से कि दो बॉडीज हैं ए एंड बी, इन दोनों को आपने रब किया तो रब करने पर इससे इस तक कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा। लेट अस से हमने कह दिया कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। अब ये दोनों क्या हो गए, एक सिस्टम, ये दोनों में एक सिस्टम हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स ए से बी पर गए तो इसके पास एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसके पास क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल चेंज कितना हो गया, नील। सो टोटल चार्ज इज कंजर्व। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, charge does not depend on frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता भाई चार्ज। इसका लॉजिक क्या समझे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है आपका एक रेफरेंस पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी सिस्टम को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमने बात कर ली कि भाई जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जैसे ये आपका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया। जनरली हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं ओरिजिन। अब मैंने कह दिया कि भाई ये इस सिस्टम में कोई चार्ज है Q, तो मैं इसको जब ओरिजिन से देख रहा हूँ तो ये चार्ज कितना है Q। अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मोशन में हो, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है मोशन में हो तो ऑब्जर्वर था वो यहाँ रेस्ट पे था, अब वो मोशन में है और अब इस चार्ज को नोटिस करता है तो इस चार्ज की वैल्यू में चेंज होगा क्या, नहीं, चार्ज की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। इट मींस जो चार्ज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन, सो व्हाट इज चार्ज क्वांटाइजेशन। देखिए चार्ज की हम बात करते हैं तो चार्ज को हम कई जगह पर इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक जगह पर तो बात करते हैं कि भाई चार्ज जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, एक जगह हम बात करते हैं कि भाई चार्ज जो है वो कंटीन्यूअस फॉर्म में होता है। तो इसका लॉजिक क्या है, चार्ज कब कंटीन्यूअस फॉर्म में होता है और कब डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, इसके लिए हम बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम कैसा है। तो सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं यहाँ पर, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो स्मॉल हम बात करते हैं स्मॉल सिस्टम की, तो माइक्रो के केस में हम बोलते हैं कि भाई चार्ज जो है वो होगा डिस्क्रीट नेचर, चार्ज कंटीन्यूअस नहीं हो सकता, चार्ज को हम डिस्क्रीट नेचर में मानते हैं। जैसे हमने कह दिया कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक कोई हमारा एक कंडक्टर था जिसमें हम चार्ज क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो अगर ये सिस्टम हमारा माइक्रो है तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होता है और इन पैकेट्स को हम बोलते हैं क्या, क्वांटम। इन पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटम। सो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होता है, लेकिन हमें लगता है ऐसा है कि ये सारे कैसे कंटीन्यूअस फॉर्म में, बट होते कैसे हैं डिस्क्रीट फॉर्म में, किन में, माइक्रो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैक्रो। मैक्रो या लार्ज। तो लार्ज सिस्टम्स में क्या कंसीडर करते हैं हम कि भाई जो चार्ज का फॉर्मेशन है, चार्ज का जो क्लासिफिकेशन है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा कंटीन्यूअस फॉर्म में। और ये कंटीन्यूअस फॉर्म हम पढ़ेंगे आगे गाउस लॉ से पहले, वहां पर हम बात करते हैं कि भाई इनमें ये होता है कैसा, कंटीन्यूअस फॉर्मेट। तो कंटीन्यूअस फॉर्मेट में 3 तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी अपन बात करेंगे सेपरेटली, लीनियर, सरफेशियल और एरियल, और थर्ड वन वी कैन से वॉल्यूमेट्रिक। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होगा, इन माइक्रो सिस्टम्स चार्ज इज फाउंड टू बी इन डिस्क्रीट नेचर
charge is found to be discrete nature and charge is divided into small packets in form of small packets and these packets are known as quantum. So अब स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में चार्ज कैरी करेगा, इसका मीन क्या हो गया यहाँ पर कि भाई कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वहाँ पर पार्टिकल है जो उसके चार्ज को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, और उस एलिमेंट्री पार्टिकल को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन. सो हम डिफाइन करते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन में दैट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज मल्टीपल इंटीग्रल of charge of electron. अब ये इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं. तो किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है दैट इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. मींस क्या हो गया हियर n is equal to 1 2 3 and so on. कभी भी n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शंस में पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से पॉसिबल नहीं. मेन क्या हुआ है यहाँ पर, समझने वाली चीज क्या है यहाँ पर कि भाई किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और इलेक्ट्रॉन कभी भी हाफ 1.5 7/5 इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकता. सो इंटीग्रल मल्टीपल होगा यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है, इक्वल टू E. अगर n की वैल्यू हम 1 प्लेस करते हैं तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होगा, प्लस माइनस, मतलब इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर है ये चीज. सो यहाँ कई बार अपने से क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर कि भाई ये इतना कोई सिस्टम का चार्ज है तो बताओ भाई यहाँ पर ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं. तो अगर आपके पास में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है वो अगर आपके पास में आते हैं मल्टीपल इंटीग्रल तो पॉसिबल है, और अगर वो फ्रैक्शंस में आते हैं इन दैट केस यू कैन से दैट चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन दैट सिस्टम. क्लियर. सो ये बड़ी बेसिक सी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में. चलो एक दो पैटर्न के न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम यहाँ पर जो चार्ज क्वांटाइजेशन से रिलेटेड अपने पास बनते हैं यहाँ पर. तो देखते हैं क्या क्या किस पैटर्न के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बनते हैं. अपन ने अब तक जो किया है उसमें जो न्यूमेरिकल बन रहा है वो बन रहा है चार्ज क्वांटाइजेशन. सो सी कुछ एक एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं. लो भाई हमने कंसीडर कर लिया कि भाई हमारे पास ये कोई दो सिस्टम्स हैं A एंड B. इसके पास चार्ज है QA, इसके पास चार्ज है QB. इसका मास है MA और इसका मास है MB. ठीक. तो मैं बेसिक क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ. मैंने कहा कि भाई यहाँ पर A से B पर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो. तो देखो यहाँ पर कितने पैटर्न के क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर आपके बोर्ड लेवल के हिसाब से मैं बात करूँ. सो A से B पर 10 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है. सो पहला जो बेसिक क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन ये बनता है विच वन इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. सो यहाँ पर बताओ पॉजिटिवली चार्ज कौन सा हुआ है, A से B पर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो. अब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो चाहे 1 इलेक्ट्रॉन जाए 2 इलेक्ट्रॉन जाए 10 इलेक्ट्रॉन जाए, तो यहाँ पर B पर क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ इट मींस क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज. तो ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज. और इस पे क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी. इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज. अच्छा देखिए यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है. जहां भी आप सुनो वर्ड चार्ज तो चार्ज का मीनिंग ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई भी चीज नहीं होती है. पॉजिटिव चार्ज का मीन होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज इज बेसिकली डिफाइंड ओनली ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग एल्स. सो पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन ऐसा कुछ नहीं है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो ये चीज क्लियर. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए इट मींस नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया. इस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गए, डेफिशिएंसी हो गई, मतलब ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज. अच्छा अब बताओ दूसरी चीज यहाँ पर पूछ लिया आपसे, व्हिच वन इज हैवियर नाउ, व्हिच वन इज हैवियर,
ए और बी। तो हैवियर कौन सा हो गया यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो कम होता है, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन गए तो कुछ तो मास इसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया? Mb इज ग्रेटर देन n, Mb इज ग्रेटर देन n। क्लियर है ये चीज? तो ये जनरल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर, दूसरा पैटर्न, अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है, ये तो एक आपसे पूछ लिया कि भाई विच वन इज हैवियर, अमाउंट पूछ सकता है यहाँ कि भाई बताओ हाउ मच मास इज डिक्रीज ऑफ सिस्टम ए और इंक्रीज ऑफ सिस्टम बी। तो उसके लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है m, जितने इलेक्ट्रॉन्स गए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? चेंज इन मास। तो चेंज इन मास डेल m कितना हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन्स गए मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इतना मास चेंज हो गया। चेंज होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें कितना मास इंक्रीज हो गया एंड सेम अमाउंट ऑफ मास इज डिक्रीज्ड फ्रॉम सिस्टम ए। क्लियर है ये चीज? तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस के पैटर्न क्या क्या बन गए? अगेन आई रिपीट, कई चीज क्या पूछ ली यहाँ पर? विच वन इज पॉजिटिवली चार्ज, विच वन इज नेगेटिवली चार्ज। तो आपने यहाँ पर सिंपल सा जस्टिफाई कर दिया, जिस ऑब्जेक्ट जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, वो तो बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है दैट हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, विच वन इज हैवियर? सो a body which accepts or which collects the electron which becomes heavier than the body which emits the electrons. Third format, you are asked change in mass. You are asked that how much deficiency in mass of system A or how much increase in mass of system B. So in both cases same formula will be used, del M is equal to n into n. Next pattern of question, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ये पूछ लिया आपसे कि बताओ चार्ज कितना ट्रांसफर हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो चार्ज कितना ट्रांसफर हो गया? तो फॉर दैट दिस फार्मूला विल बी यूज्ड, q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne। क्लियर? सो बाय दैट फार्मूला यू कैन कैलकुलेट चार्ज दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज? सो ये इस पैटर्न का क्वेश्चन यहां पर बन गया। जैसे तुम्हारे बुक में क्वेश्चन गिवन है दैट 9.1 नैनोग्राम मास इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हम लोग इसको मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया बी, ये इससे इस पर ट्रांसफर कर दिया हमने कितना? 9.1 नैनोग्राम मास। मींस ये क्या वैल्यू होती है? इससे इस पर ट्रांसफर कर दिया मतलब मास में कितना चेंज हो जाए। सो अब आपसे पूछ लिए, ए पार्ट क्वेश्चन का पूछ लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए भाई ए से बी पर यहाँ। और दूसरी चीज यहाँ पर आपसे पूछ ली टोटल चार्ज दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। सो एकदम सिंपल फॉर्मेट। अभी जो मैंने ये जनरल एक एग्जांपल लेके समझाया, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली अप्रोच कर सकते हो। सो सिंपल सा फॉर्मेट, n पूछ लिया, डेल m आपको गिवन, सो n इज इक्वल टू क्या होगा? डेल m अपॉन e। फॉर्मूला बताया, डेल m इज इक्वल टू n इनटू m। सो n इज इक्वल टू क्या होगा? डेल m अपॉन e। सो ये हो गया अभी 9.1 नैनो। नैनो मींस होता है 10 टू द पावर -9। तो ये कन्वर्ट हो गया ग्राम में। बस ये चीज ध्यान रखने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर गड़बड़ कहाँ करते हैं? यूनिट कन्वर्जन। सो ये आया अभी यहाँ ग्राम में, ग्राम को कन्वर्ट कर दो केजी में कन्वर्ट करो तो कितना आ रहा है? वन ग्राम इज इक्वल 10 टू द पावर -3 kg डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg।
9.1 से 9.1 कैंसिल, ऊपर देखो 10 टू द पावर -12, नीचे देखो 10 टू द पावर -31, -31 ऊपर गया पॉजिटिव, तो -12 और +31 कितना हो गया? 10 टू द पावर 90, 10 टू द पावर 90 यूनिट लेस है, ऊपर भी केजी, न्यूमरेटर में भी केजी, डिनोमिनेटर में भी केजी, केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिल गया क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे? 10 टू द पावर 90 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ ये चार्ज कितना ट्रांसफर होगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिए, तो 10 टू द पावर 90 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 प्लस 90 माइनस 90 भी खेल खत्म, बच गया क्या? प्लस माइनस 1.6 कूलम। ये क्लियर है? सो आज अपन ने डिस्कस किया है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिक बात, बेसिक चीज अपन ने यहाँ पर डिस्कस करी है क्या? चार्ज, चार्जिंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में चार्ज क्वांटाइजेशन पे किस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर कूलम्ब फोर्स के बारे में।